हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग बेसिक मैथ का अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा आज का डिस्कशन होगा इंटीग्रेशन के बारे में। डिफरेंशिएशन को हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि उसके बिना कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि वहां से जिन फंक्शंस के हमें डेरिवेटिव आते हैं उनको हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। सिंपली उन्हीं के बारे में बात की जाएगी, कौन कौन से डेरिवेटिव हमें याद होने चाहिए इंटीग्रेशन के लिए और कौन कौन से इंटीग्रेशन हमें याद होने चाहिए फिजिक्स के लिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके फार्मूले कौन कौन से होते हैं, कैसे हम इसका यूज करेंगे और ये किन चीजों के बारे में बताता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सिंपल वे में ऐसा बोला जाता है, पर इसकी हकीकत कुछ और होती है, वो आप मैथ में जानेंगे। यहां जितनी बातें चाहिए हम आपको बताते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला था कुछ टाइम पहले कि सपोज यहां पर लिखा गया है dx, मान लो लिखा गया है, यहां पर 2x लिखा गया है, या सिंपली लिखा गया है x स्क्वायर लिखा गया है। तो ये सिंपली करता क्या है, बेसिकली ये 2x दे देता है। तो ये इंटीग्रेशन क्या है, 2x को x स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता है। इसी को बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम इसको पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि f dx ऑफ कैपिटल fx इज इक्वल टू स्मॉल fx। मतलब कैपिटल fx कोई फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव किया, स्मॉल fx आया। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है सिंपल वे में इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू लिखा जाएगा कैपिटल fx। इसका सिंपल सा ये मतलब है। यहां जो साइन लगा है ये इंटीग्रेशन का साइन है। जैसे वहां पर ddx लिखते हैं ना ऑपरेटर लगाने के लिए, वैसे यहां ये साइन लिखा जाता है। सिंपल तरीका होता है। एक थोड़ी सी जगह छोड़ लेते हैं, कुछ काम आएगा। तो सिंपल हम कह सकते हैं अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें दे रखा है तो इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन खुद मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ एक कुछ खास बात होती है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमने कहा ddx ऑफ आप x स्क्वायर करिए, तो कहेंगे ठीक है सर कर लेंगे। ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 करिए, तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे। ddx ऑफ करिए आप x स्क्वायर प्लस 3 करिए, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा, इसका भी 2x आएगा क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, इसका भी 2x आएगा। मतलब एक कोई फंक्शन दिया गया है 2x, तो उसको वापस से लाए तो उसका फंक्शन कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल वे में वो फंक्शन क्या होगा हमें नहीं पता, तो उसके लिए यहां पर एक कांस्टेंट लगाया जाता है c, जिसको लिखा जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है, सिंपल वे में बोल सकते हैं। तो यहां पर सिंपल क्या है, जब ये यहां पर इसको हम आगे लिख देते हैं, जैसे इस वाले की बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं कि अगर इंटीग्रेट किया जा रहा है 2x को dx के रेस्पेक्ट में, तो इसको तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, x स्क्वायर लिख देंगे। मतलब अभी जो भी आएगा वो 2x का इंटीग्रेशन लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन लिखा जाएगा। साथ में एक कांस्टेंट c भी लगा देते हैं अलग से। कांस्टेंट c इसलिए लगा देते हैं कि देखो यहां पर जो भी फंक्शन डेरिवेटिव निकल के आए वो तो सब सेम है, लेकिन क्या इनके ओरिजिनल फंक्शन सेम थे? नहीं। यहां पर देखो अगर बात किया जाए तो जो भी इसको इंटीग्रेट करेंगे आप ये मिलेगा, 2x स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर को सिंपली आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर x स्क्वायर मिलने वाला है, जैसा डेफिनेशन में बोला गया। यहां से आप अगर हम बात करें कि आप डिफरेंशिएट करें किसी चीज को, सपोज मान लीजिए कि यहां पर लिखा गया है dx, sin x लिखा गया है, cos x लिखा गया है, इनको डिफरेंशिएट करें तो वही सेम फार्मूले चलेंगे कि 2x स्क्वायर को हमने डिफरेंशिएट किया, x स्क्वायर आया, लेकिन यहां इसके आगे 0 लगा है, देखो कुछ नहीं है इसमें, यहां पर सॉरी यहां पर देखो तो 0 है, x स्क्वायर प्लस 0, यहां x स्क्वायर प्लस 1, यहां x स्क्वायर प्लस 3। तो x स्क्वायर के साथ क्या आएगा वो हमें नहीं पता, तो हम यहां पर एक कांस्टेंट चिपका देते हैं। ठीक, इसी को बोला जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो बेसिकली डिफिनेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये बताता है कोई चीज कैसे एक्युमुलेट कर रही है, हाउ मच कितना, और वो कितनी तेजी से एक्युमुलेट हो रही है, उसको हम बोलते हैं एक्युमुलेशन, दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक, सिंपल। यहां पर तो ये हो गया कि fx लिखा प्लस c लिख दिया, लेकिन जब मान लो हमारे पास कुछ फार्मूलों की बात आए तो फार्मूले तो भी लिख रहे हैं,
लेकिन एक यहाँ और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल लिखा गया है डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 ऐसा लिखा गया है। तो इसका सिंपल क्या आएगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 3x स्क्वायर लिख देते हैं। तो 3x स्क्वायर लिखेंगे तो 6 आ जाएगा, x हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर हम 6x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये निकल के आना चाहिए 3x स्क्वायर। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप ddx ऑफ x स्क्वायर 3x स्क्वायर लिखा ना, तो यहां 3x स्क्वायर प्लस 1 का भी करेंगे आप तो भी 6 आएगा, 6x आएगा। इसका मतलब यहां पर एक छोटा सा कांस्टेंट हम c लगा देते हैं जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट का काम करता है। अलग अलग वैल्यू के ऊपर ये अपनी वैल्यू बदल लेता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कोई फंक्शन किस तरह से एक्यूमुलेट हो रहा होगा, कोई वैल्यू किस तरह से एक्यूमुलेट हो रही। तो यहां पर इंटीग्रेशन की सिंपल सी डेफिनेशन थी कि डेफिनेशन क्या होती है, कि अगर हमें डिफरेंशिएशन पता है तो उसका इंटीग्रेशन हम पता कर सकते हैं। ठीक, कुछ फार्मूलों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला, जैसे वहां बात किया था वैसे यहां पर अगर हम बात करें इंटीग्रेशन, कोई कांस्टेंट लिखा है या फिर सिंपली बात कर लेते हैं यहां पर सिर्फ dx लिखा और कुछ भी नहीं लिखा, 1 लिखा होगा, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई में 1 होगा, तो इसका सिंपल सा आता है x प्लस सी। ठीक, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। दूसरा, यहां पर अगर बात करें कि लिखा गया हो k इंटू में dx लिखा हो, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में क्या होता है, k बाहर आ जाता है वैसे, तो k को हम बाहर निकाल लेते हैं और dx के ऊपर चला जाता है। फिलहाल अभी इसको नहीं लिखते हैं हम, यहां पर बात कर लेते हैं x टू द पावर n dx की। तो याद होगा, कितनों को याद है कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था? हाँ बिल्कुल सही, n आगे आता है और उसकी पावर में 1 की कमी होती। यहां उसका उल्टा होता है। यहां क्या होता है, यहां पर जैसे x की पावर n लिखा है तो x की पावर n है और डिवाइडेड बाय में n कर देना। ठीक है, n है तो उसमें एक पावर बढ़ा देना, डिवाइडेड बाय में n प्लस 1 लिख देना, प्लस c लिखा जाएगा, सिंपल सा। ठीक, तीसरे फार्मूले की बात करें तो तीसरा फार्मूला सिंपल है। यहां पर बात कर लेते हैं 1/x की, तो 1/x dx करेंगे तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था? बिल्कुल सही, log x बेस e का प्लस c बनेगा, या तो इसको सिंपली बोल सकते हैं, लिखना सिखाया था ना, ln x प्लस c, सिंपल। फोर्थ की बात करें तो यहां पर e टू द पावर x लिखा हो, dx किया जाए तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी वही था, तो इंटीग्रेशन भी वही होता है, प्लस c आएगा। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट में हम बात कर लेते हैं यहां पर sin x dx का। तो sin x का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है वो cos x होता है विद नेगेटिव साइन, ध्यान रखना यही एक डिफरेंस होता है। 6 पॉइंट की बात करें तो यहां पर cos x होता है, cos x का sin x होता है विद पॉजिटिव साइन। ठीक, इसी तरह से और आगे और बात करें, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। 6 हो गए, 7th पॉइंट की बात करते हैं। 7th में साइन कॉज हो गया। यहां पर बात कर लेते हैं sec स्क्वायर एक्स की। sec स्क्वायर एक्स dx का क्या होता है, तो इसका होता है tan x प्लस सी। इसी तरह से 8th की बात करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, cosec स्क्वायर एक्स dx, तो ये कितना आएगा, माइनस का cot x प्लस सी। ये सारे फार्मूले आपके टिप्स पर होने चाहिए। 8 हो गया। 9 यहां पर लिखा गया हो sec x इंटू में tan x dx, तो ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था, बिल्कुल सही, sec x प्लस सी का। तो 9 हो गया। 10 की बात करें अगर, तो 10 की बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा cosec x इंटू में cot x, तो ये dx आ जाएगा माइनस cosec x प्लस सी। ये हमारे पास कुछ वैल्यू निकल के आई। तो आपको मिनिमम इतने फार्मूले तो याद होने ही चाहिए। अगर इतने फार्मूले याद हैं तो आप सिंपल वे में सारी चीजों को डील कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ये फार्मूले हैं, इसमें कौन कौन से हम ज्यादा यूज करेंगे उनको भी मार्क कर देते हैं। इसका यूज ज्यादा होगा, इसका यूज ज्यादा किया जाएगा, इस वाले का यूज कभी कभी होगा लेकिन फिर भी होगा, इनका यूज नहीं होगा, साइन का यूज होगा, कॉस का यूज होगा, और एक और है ये जो इसका यूज किया जाएगा। एक यहां पर बाकी जो ये लिखे गए हैं इन सबका खास कर यूज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आने चाहिए। तो जिनके ऊपर स्टार लगाया वो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो आपको जैसे हैं वैसे ही याद होने चाहिए। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन लिखा गया है कि इसका इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक, इंटीग्रेशन कीजिए,
तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, जैसे आप कुछ पहले छोटे छोटे इंटीग्रेशन की बात करते हैं। यहां पर एग्जांपल की तौर पर बात करें, मान लो आपसे कहा गया इंटीग्रेशन यहां पर लिखा गया है x क्यूब dx कि चलो इसको इंटीग्रेट करो, तो क्या करेंगे, कहेंगे x टू द पावर n का फार्मूला लगाएंगे, जो भी लिखा है वो लिख दो जैसा है वैसा, पावर को नीचे उतारो, पहले पावर यहाँ एक बढ़ा दो, यहाँ पर एक बढ़ा दो, प्लस c लगा दो, तो सिंपल क्या बनेगा, x टू द पावर 4/4 प्लस c बन जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर आपसे कहा जाता है कि यहाँ पर साइन x हो गया, कॉस x हो गया, तो सब आपको याद ही रखने हैं। यहाँ पर कहा जाए x टू द पावर 1/2 dx लिखा गया है, तो क्या कहेंगे आप, कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर आधा लिखा गया है तो आधे में एक जोड़ेंगे, और यहाँ पर आधा लिखा गया है तो आधे में एक जोड़ेंगे, प्लस c होगा। कितना निकल के आएगा देखो, तो x की पावर आधा प्लस 1 1.5 बनेगा, डिवाइडेड बाई में यहाँ पर 3/2 बन जाएगा, प्लस c बनेगा, तो 2/3 कर दो इधर, सही सही, x टू द पावर बन जाएगा 3/2। तो इसको सिंपली नहीं लिखा जा सकता 2/3 x अंडर रूट x, सिंपल सा, समझ में आया, ये रूट x ही तो लिखा है, रूट x का हो जाएगा 2/3 x रूट x। तो सिंपल वे में इस तरह से छोटे छोटे डिफरेंशिएशन किए जा सकते हैं, तो ये फार्मूले याद रखें, आप डायरेक्ट कर पाएंगे। ठीक, कोई वैल्यू हो जो सब्स्टिट्यूशन से करना हो तो उसको कैसे किया जाता है, तो यहां पर हम बात करते हैं कि इसको i, जैसे वहां y लिखते हैं यहाँ i लिखते हैं, इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन 2x का और dx है। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, 2x है, x होता तो cos x हो जाता माइनस का, लेकिन 2x है, तो क्या करते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2x को सपोज t मान लिया गया, तो अगर t मान लिया है हमने, इसे ध्यान से सुनना, अगर t से हमने मान लिया है, से t है, t मान लिया है, तो यहां पर बोल सकते हैं t is a function of, t is the function of x, function of x, x का फंक्शन है, हम चाहते हैं इस दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कहेंगे डी डी एक्स ऑफ 2x, हम कहेंगे बढ़िया, यहां पर डी डी एक्स ऑफ क्या बनेगा, t बनेगा, तो यहां पर 2 तो आ गया, x का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहां पर बन जाएगा dt बाई dx, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहेंगे कि सर ये 0 क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहां t कांस्टेंट नहीं है, नॉट ए कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन है x का, यहां देखो एक फंक्शन दिया गया x का, तो कांस्टेंट नहीं, इसलिए 0 नहीं होगा, dt बाई dx होगा। तो यहां से हमें बताइए कि dt की वैल्यू क्या आएगी, या चलो dx की वैल्यू पूछ लेते हैं हम आपसे कि dx क्या आएगा, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt डिवाइडेड बाई में 2 को इधर भेज दो। अब इसके पास वापस आओ, इसके पास अगर आप वापस आएंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास अब ऐसा बन चुका होगा, i इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन, यहां पर साइन लिखा है, अच्छा है, 2x हमारे काम का नहीं था तो 2x को हमने t मान लिया तो t लिख देंगे, dx, अब हम यहां t लिख करके dx के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो dx है, dx को क्या लिखा जा सकता है, तो कहेंगे सर dt/2 लिख सकते हैं, तो सिंपली हमारे पास आ गया 1/2, जो कि कांस्टेंट, उसका कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं किसी के ऊपर, तो 1/2 हो गया, यहां पर लिखा जाएगा sin t dt और इसका इंटीग्रेशन, तो कहेंगे 1/2 तो ठीक है, sin x dx होता है, वैसे sin t dt होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का cos t, ये आएगा और प्लस c आएगा अलग से। अब कहेंगे सर x था हमारे फंक्शन में, यहां तो t आया है, क्या गलत है, नहीं गलत नहीं है, जो भी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया था वो दोबारा से हमें लिखना होगा, तो cos t की जगह क्या रख देते हैं, 2x रख देते हैं, और यहां पर प्लस c लिख देते हैं, दिस इज आंसर। तो जब भी कभी ऐसी बात करनी हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन जैसे किया जाता है, पहले सबसे पहले डिफरेंशिएशन करके हम वेरिएबल चेंज करेंगे, जो भी वेरिएबल मानेंगे उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर लेंगे, बाद में वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल है, इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, यहाँ पर लिख देते हैं i इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखा जाएगा साइन 3x प्लस 2 और
और यहाँ पर dx लिखा जाएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, जैसे ही लिखा वैसे आप करेंगे। 3x + 2 को पहले t मानेंगे, आप dx को हटा के dt लिखेंगे, सॉल्व कर देंगे, उसके बाद में दोबारा से t की जगह पर 3x + 2 रखेंगे, आंसर आ जाएगा। यहां पर देखो एक क्वेश्चन लिखा गया है, इसको हमें करना है। तो हमने कहा i = क्या लिखा गया, तो कहेंगे सर ax + b और इसकी पावर कितनी लिखी गई है 3.5 dx। तो ये डिब्बे में जो लिखा है बेकार सा, अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करो, इसको t मान लो, इसको t मान लो, से t जैसे ही माना डिफरेंशिएट कर दो तो कहोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, लेकिन यहां t का 0 तो होगा नहीं, तो ये a बाहर चला है, x का हो गया 1 प्लस b का हो जाएगा 0। तो हम यहां लिख देते हैं ये 1 + 0 = यहां पर बन जाएगा dt/dx। सिंपल सा, बिल्कुल। तो यहां से अगर हम कहें आपसे कि dx की वैल्यू बताओ तो सर कहेंगे 1/a में dt आएगा। वापस आओ इस फंक्शन के पास, तो कहेंगे i = इंटीग्रेशन, यहां पर बन जाएगा क्या है ये ax + b की पावर में क्या है 3/2, तो उसकी जगह पर तो t रखेंगे, तो t की पावर बन जाएगा 3/2 इंटू में dx की जगह क्या लिखेंगे 1/a में dt लिखा जाएगा। कहेंगे सर 1/a तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, 1/a को बाहर निकाल लिया गया। यहां पर क्या बनेगा t⁻³ dt बन जाएगा, इंटीग्रेशन होगा। अब यहां से दिख रहा होगा कि सर ये तो x⁴n टाइप का बन गया है, तो कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो i = आ जाएगा 1/a, तो ठीक लग रहा है। ये आ जाएगा t⁻³ है, तो यहां पर भी 3/2 आप लिखेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे तो यहां भी एक जोड़ देंगे, प्लस c आंसर हो गया। क्या आएगा बोलो पहले, तो 1/a तो ठीक है, यहां पर हो जाएगा t⁵5/2, समझ आ रहा है, डिवाइडेड बाय यहां क्या हो जाएगा 5/2 प्लस c। इसको थोड़ा ठीक करके लिख दो, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 5a नीचे आ जाएगा, t⁵5/2 प्लस c। तो यहां बनेगा 2/5a और t की वैल्यू क्या थी, तो ax + b थी, तो यहां पर पावर 5/2 बनेगा प्लस c। दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है ना। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किस तरह से किया जाएगा, 2 एग्जांपल लेकर के मैंने आपको समझा दिया। डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, फिजिक्स में अब काम की चीज आई है कि लिमिट लगानी होगा डिफरेंशिएशन के ऊपर। जैसे हमने डेरिवेटिव में वैल्यू निकाली, वैसे लिमिट लगाई जाती है इसमें। कैसे लिमिट लगेगी वो, तो सिंपल है, आओ देखें। When a function is integrated between lower and upper limit, it is called indefinite integration। मतलब क्या, जैसे मान लो हमारे पास एक सिंपल सा लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन कैपिटल fx, या फिर ऐसे लिखो स्मॉल fx dx, लिमिट कहां से कहां, x की लोअर लिमिट लगी है a, x की अपर लिमिट लगी है b। तो क्या कहेंगे, कहेंगे सर स्मॉल fx का जो होता है इंटीग्रेशन वो कैपिटल fx होता है। हम कहेंगे ठीक है, इस पर लिमिट कहां से कहां लगी है, तो कैपिटल fx तो होता है प्लस c भी होता है, इसमें लिमिट कहां से कहां लगी है, x की वैल्यू a है, फिर x की वैल्यू b है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी लिखा हो, जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, दिमाग को खोलो, अब जो बोल रहे हैं सुनना है। जो भी डिब्बे में लिखा है इसको 2 बार लिख दो। तो यहां पर f(x) लिखेंगे प्लस c लिखेंगे, यहां पर f(x) लिखेंगे प्लस c लिखेंगे। 2 बार लिख दिया, 2 अलग अलग डिब्बे बन गए हमारे पास, बढ़िया। इनके बीच में माइनस साइन चिपका देना। जो पहले डिब्बा होगा, पहले डिब्बे में जहां जहां x हो वहां वहां पर अपर लिमिट रख देना, और दूसरे वाले डिब्बे में जहां जहां x हो वहां पर लोअर लिमिट रख देना। सॉल्व कर देना, इसे क्या मिल जाएगा, तो देखो f(b), c से देखो c कैंसिल हुआ, इसलिए f(a) आएगा। ये हो गया हमारे पास ये वैल्यू। एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा, तो आओ एग्जाम्पल से समझाते हैं। इंटीग्रेशन मान लो हमें दिया गया है x² dx का, और यहां पर वैल्यू लिखा किसी ने 1 से लगा करके 2। इसका मतलब x = 1 से 2 तक जा रहा है, जैसे यहां लिखा है। तो इसमें क्या कहेंगे, कहेंगे सर ये x² लिखा है, तो x² का मतलब क्या होगा, पावर 2 में 1 जोड़ो, पावर 2 में 1 जोड़ो नीचे, प्लस c लगा दो, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर 1 से लगा करके 2 तक जा रहा है। होगा क्या, वैसे ऊपर बन जाएगा x³ और प्लस c बनेगा। लिमिट कहां से कहां तक लगी, तो कहेंगे सर 1 से लगा करके 2 तक लगी है। अब जो भी डिब्बे में लिखा है इसको 2 बार लिखना है, तो 2 बार लिखने का मतलब यहां पर x³, यहां क्या है x³ प्लस c, और फिर यहां लिखेंगे x³ प्लस c।
ठीक है, इनके बीच में माइनस साइन रहेगा, डिब्बे में अलग अलग कर दो इनको, 2 बार लिख दिया गया। पहले x की जगह पर ऊपर वाले लिमिट तो यहां पर 2 रख दो, यहां x आएगा तो उसमें नीचे वाले लिमिट तो 1 रख दो। देखो c से c कैंसिल हो जा रहा है, 2 का क्यूब 8 तो 8/3 आ जाएगा, -1/3 इज इक्वल टू 7/3। दिस इज योर आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन हम यहां पर लिख देते हैं। तो देखो यहां c का कोई काम नहीं रहता, c बचेगा ही नहीं, यहां कहां c है, c नहीं बचता, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें c लगाने की कोई नीड नहीं रहती, वो कट जाता है। जैसे यहां से आपसे बोला जाता है कि बताइए एग्जाम्पल, यहां होमवर्क हम एक लिखते हैं, एग्जाम्पल इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, और यहां पर लिमिट रखी है 1 से लगा करके 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताना है। एक और होमवर्क, वो क्या है, इंटीग्रेशन यहां पर लिखा गया है 3x² प्लस, या ऐसे लिख देते हैं 3x² dx, और यहां पर वैल्यू लिखी गई है 2 से लगा करके 4 तक, तो इसको डिफरेंस ये इंटीग्रेट करना है। ये 2 आपके होमवर्क हो गए, जैसे ये किया सेम ऐसे ही आपको इसे करना होगा। ठीक, यहां पर एक देखो डिफरेंट इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला लिखा गया है। क्वेश्चन है, कह रहे हैं पार्टिकल मूविंग अलोंग अ लाइन सो दैट इट्स वेलोसिटी एट टाइम t इज गिवन बाय दिस। ठीक है, measured in meter per second, find the displacement of the particle during the time period t 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में। एक तो कह रहे हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट बताना है, लेकिन हमें फार्मूला तो पता होना चाहिए, तो हम बता देते हैं फार्मूला क्या होता है। आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time, this is velocity। और रेट, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं तो वो क्या लिखी जाती है, dv/dt लिखी, वो सॉरी ds/dt लिखी जाती है। याद है डिफरेंशिएशन में पढ़ा पिछले लेक्चर में कि इंस्टेंटेनियस रेट होती है ये, तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, डिस्प्लेसमेंट में इंस्टेंटेनियस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। ये हो गया, तो कहेंगे सर ठीक तो है, ये तो पता चल गया, लेकिन हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो इसके साथ कुछ करो। क्या करोगे, कहोगे सर ds जो आएगा वो vdt होगा, तो हम कहेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो कहेंगे वैल्यू रखो vt की, फंक्शन है ना टाइम का, तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी t² - t - 6, और इनटू में क्या आ जाएगा, dt आएगा, तो ये ds की वैल्यू आई। अब ds से हमें s निकालना है, तो ds से s निकालना है, इधर आओ, इधर ds से s निकालना है, देखो dx से x निकालना है, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां लिखेंगे इंटीग्रेट अंडर लिमिट क्या लिमिट, अंडर लिमिट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यही तो दिया गया, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर। तो हम यहां इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले इसको सिंपल इंटीग्रेट कर लेते हैं, या फिर चलो वैल्यू लिख करके इंटीग्रेट कर लें। तो यहां पर ds हुआ, इंटीग्रेशन का साइन, यहां पर इंटीग्रेशन का साइन, यहां पर हो जाएगा t² - t - 6, और यहां पर क्या आ जाएगा, dt आएगा। ठीक, एक काम यहां करो, एक चीज यहां पर नोट करनी है आपको, तो नोट कर सकते हैं कि अगर प्लस माइनस लगा हो, यहीं पर हम बात कर लेते हैं, सारे रूल की बात नहीं करनी है हमें, प्रोडक्ट क्वोशंट रूल यहां पर नहीं पढ़ने हैं आपको, सिंपल यहां हम बात करें कि अगर यहां इंटीग्रेशन लगा है और यहां पर एक फंक्शन fx लिखा है प्लस या माइनस, और दूसरा फंक्शन gx लिखा गया है, ठीक है, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो क्या होता है, इंटीग्रेशन बढ़ जाता है, fx को ये अलग इंटीग्रेट कर देगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लगा लो, gx को ये अलग इंटीग्रेट कर देता है, सिंपल सा ये है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं सम करो दो फंक्शन का, या उनका डिफरेंस करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, इस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे वहां पर होता था वैसे सेम है। आओ इधर आगे बात करते हैं, तो इसमें इन्होंने वैसे कुछ कहा तो है नहीं कि कितना होगा टोटल, तो कह रहे फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। ये तो टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम की वैल्यू कहेंगे सर पहले 1 सेकेंड है,
और लास्ट वाली लिमिट कितनी है 4 सेकेंड, तो टाइम की वैल्यू यहां पर कितनी है 4 सेकेंड। हम कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर हम मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहा होगा, ठीक है, कुछ नहीं पता तो 0 ही मानेंगे क्योंकि इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है। और जब हम बात करते हैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड की 4 सेकेंड की बात करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं s हो गया, ठीक, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो कहेंगे कि इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ds है, ds का तो s आएगा, तो कहेंगे ठीक है s आया। इस पर लिमिट कहां से कहां 0 से लगा करके s तक इज इक्वल टू, राइट साइड में जाएंगे तो टी स्क्वायर लिखा है, तो टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो कहेंगे टी स्क्वायर लिखा तो +1 डिवाइडेड बाई में 2 + 1, तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है, तो कहेंगे ये आ जाएगा t³/3, एक एक जोड़ लेंगे, प्लस माइनस है माइनस, अब यहाँ t के पास जाएंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 1 बढ़ेगी, टी स्क्वायर होगा 1 + 1 यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 6 लिखा है, समझो इस बात को क्या मतलब है, पहले हम यहां लिख देते हैं, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं, डायरेक्ट हमें करके इस तरह बताना चाहिए आपको। तो इसको हम लिख देंगे इंटीग्रेशन 1 से लगा करके 4 तक लिमिट लगी है, यहां पर बनेगा t² dt बनेगा, माइनस 1 से लगा करके 4 तक लिमिट लगी है, यहां पर t है dt है, यहां पर -6 है, यहां पर 1 से लगा करके 4 तक लिमिट लगी है, यहां dt है, ये पूरा ऐसा बनेगा। अब इसको डायरेक्ट लिखना है तो अब आओ लिख लेते हैं, यहां पर बन जाएगा s, 0 से लगा करके s तक जाएगा, ये s मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, t², सिंपल t³/3 बनेगा। इस पर लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, तो कहेंगे सर इसके ऊपर लिमिट लगा लेते हैं, सिंपल 1 से लगा करके 4 तक, फिर माइनस आएगा, फिर यहां आएगा t, तो t का t²/2 हो जाएगा, एक ऊपर जोड़ोगे नीचे एक जोड़ोगे, ये कहां से 1 से लगा करके 4 तक जाएगा -6, और dt का क्या बनेगा, बिल्कुल सही t बनेगा, तो यहां पर t बनेगा, इसमें 1 से लगा करके 4 तक जाएंगे। सॉल्व कर दो इसे, तो यहां पर वैल्यू रखेंगे 4, तो 4 चौक 16 चौको 64, 64/3 माइनस 4 रखेंगे, 4 चौक 16, 16 का आधा करेंगे तो कितना होगा, /2 है ना, 1 मिनट, तो 64/3 आया, सही है, 4 चौक 16 चौको 64, और फिर माइनस 1 भी तो रखना है, तो जब 1 आप यहां रखेंगे तो क्या बनेगा, तो 1 रखेंगे तो बन जाएगा 1/3, हम कहेंगे ठीक है। माइनस इधर वाले के बारे में 4 रखो, 4 चौक 16, तो बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाई में 2, हम कहेंगे ठीक है, माइनस 1 रखेंगे तो 1/2 बनेगा, ये माइनस का 6 होगा, यहां पर अपर लिमिट रखेंगे 4, लोअर रखेंगे 1, ये ऐसा आया। चलो बताओ, तो ये बन जाएगा 63, 63/3, तो 63/3 माइनस यहां पर कितना बनेगा 15/2 बनेगा, और माइनस का कितना आएगा 24, और माइनस माइनस +1 आएगा, नहीं +1 क्यों, +6 आएगा, 6 कम 6 बनेगा, ठीक। इसको सॉल्व कर दें तो कितना आएगा, 3 का डबल और 3 1, -7.5 बनेगा, और -24 बनेगा, और +6 आएगा। कितनी वैल्यू आ गई है देखो, 6 1 7, सही है ना, तो अगर ये 7 हो गया तो मतलब 27, तो ये बन जाएगा 3, सिंपल सा है ना, देखो 6 1 7 27, 27 - 24 कितना बनेगा, 27 - 24 बन जाएगा 3, और -7.5 बनेगा, तो इसमें से 3 को माइनस करो तो 7 कितना होगा, 0.5 तो होगा ही होगा, जरूर होगा, यहां पर बन जाएगा 5.5, देखो नहीं गड़बड़ हो गया, यहां पर 4, ठीक है 4, 4.5 आएगा, और 4.5 वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव वैल्यू इतने मीटर आएगा, तो 4.5 मीटर ये वैल्यू जो बनेगी वो निगेटिव वैल्यू आएगी। तो इससे पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता, 0 भी हो सकता, तो सिंपल ये यहां पर वेक्टर का रूल लागू हो रहा है, सिंपल है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से किया जाता, फिजिक्स में हम इसका यूज इस तरह से करेंगे। तो आई होप ये सारी चीजें आपको विधिवत समझ में आई होंगी। अब इसके बाद आओ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, कुछ हम कर लेते हैं आओ आपके साथ। जैसे यहां पर ये पहले ही हम होमवर्क लिख देते हैं, आसान है, इसको हम कर देते हैं। क्या आएगा ये, पहले इसे सही करके लिखो, तो इंटीग्रेशन यहां लिखा है पावर -1/4, तो इसको ऊपर ले जाओ,
पावर -1/4 हो जाएगी, प्लस है नीचे तो dx होगा। पढ़ाया था, एक्सपोनेंट्स पढ़ाए थे, पावर पढ़ाई थी तो वहां पर बताया था नीचे से ऊपर जाता तो निगेटिव होता है, साइन चेंज होता है। तो इसमें क्या होगा, x टू द पावर -1/4 है, कहेंगे ठीक है। तो यहां पर भी -1/4 लिख दो, यहां पावर में 1 ऐड करो, यहां 1 ऐड कर दो तो प्लस c आ जाएगा। कितना होगा वैसे ये, तो ऊपर बन जाएगा x रेज टू द पावर, कितना बनेगा -3/2, सॉरी तो ये बन जाएगा -1 मिनट, ये क्या हो रहा है, सॉरी, x टू द पावर -3/2 बन जाएगा, माइनस, ये क्या हो रहा है, चलो भाई, -3/2 बन जाए, 3/4 बन जाएगा और यहां पर बन जाएगा -3/4 और ये +c बन जाएगा। तो सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो -1/4 + 4 तो -1 + 4/4 दैट इज, यहां पर बन जाएगा, नहीं रुको, गड़बड़ हो गया, बोर्ड की वजह से गड़बड़ हो गई। x टू द पावर -1 + 4/4 डिवाइडेड बाई में यहां क्या लिखेंगे हम, -1/4 प्लस में 1 प्लस c इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो यहां तो सिंपल बन जाएगा -1 + 4 तो 4/3 यहां पर बन जाएगा, x टू द पावर क्या बनेगा ऊपर 3/4 बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा और प्लस c बनेगा। ये आप करेंगे, वैसे इसका पता चल गया होगा कि 5 तो आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x dx का होगा, तो 5 तो ठीक है, 1/x का क्या होता है ln x + c हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक, इसका आप करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, डिवाइड का कोई फार्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन में, तो कहेंगे कोई बात नहीं, बांट देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा x² प्लस 1/x² और यहां इंटीग्रेशन और dx लग गया। हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, ये तो हो गया 1 प्लस, यहां पर लिख सकते हैं x रेज टू द पावर -2 और यहां बन जाएगा dx। देखो सब न्यूमरेटर में आ गया। इसको सॉल्व करें अगर तो क्या लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन x टू द पावर -2 dx। कितना आ गया, 1 dx मतलब dx का मतलब क्या, x आएगा प्लस, इसका क्या मतलब -2 है तो +1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस c। क्या आया आंसर, तो आंसर यहां से आएगा x और देखो ये माइनस बन जाएगा, यहां बन जाएगा 1/x + c बनेगा। देखो सिंपल है, कितना आसान है, ये आप खुद कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कहेंगे कि ये पावर और का तो हमें कुछ पता नहीं, तो इसको ऐसे लिख लो ना, x² + 1/x² -2 बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना dx, सिंपल सा है, 1/x² जैसे यहां किया गया ऊपर ले जाना, -2 बन जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, सेम वही ऊपर वाला ही लिख गया है, कोई बात नहीं। यहां पर एक लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फिजिक्स में फार्मूलों में ऐसा टर्म बनेगा, उसको आपको करना ही होगा, और ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं सिंपली I = इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाई में x² प्लस a², पावर लिखी गई है 2, यहां पर dx होगा। यहां पर अब हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो जो नीचे लिखा है इसको यहां से हटाओ, ax² प्लस a² लिखा गया है ना, इसकी जगह पर t² लिख दो, सिंपली t लिख देते हैं ना, बहुत सिंपल t लिख देते हैं, हमने t लिख दिया इसे। तो t फंक्शन है x का, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर बन जाएगा ये 2x, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा dt/dx। तो यहां से हम सिंपल बोल सकते हैं कि dx की वैल्यू कितनी आएगी, तो कहेंगे सर ये आ जाएगा dt डिवाइडेड बाई में 2x। हम कहेंगे कोई बात नहीं, बढ़िया है, आंसर ठीक आएगा। ये वैल्यू जैसे ही आप यहां पर रखेंगे, हमारे पास इंटीग्रेशन बनेगा x डिवाइडेड बाई, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे t, तो यहां पर बन जाएगा t² और dx की जगह क्या रखा जाएगा, तो ये रखा जाएगा dt डिवाइडेड बाई में 2x। सिंपल है ना। तो यहां से देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल के आएगा, तो कहेंगे 1/2 को हम आगे भेज लेते हैं, यहां पर बन जाएगा t-2 और यहां पर dt बनेगा। अब तो आसान हो गया, नीचे से ऊपर लेकर के चले गए, अब तो ये सिंपल हो गया ना, तो 1/2 बनेगा, -2 है तो +1 कर देंगे, -2 है तो +1 कर देंगे। अब तक तो रट गया होगा फार्मूला, प्लस c आएगा, तो 1/2 तो ठीक है,
यहां पर क्या बनेगा, तो इसका क्या निकल के आया, ये -1 मतलब डिवाइडेड बाई में t चला गया, पावर 1 हो गई प्लस की, ये -1 है तो -1 रह जाएगा प्लस c। तो हम यहां से लिख सकते हैं -1/2t प्लस c आएगा। तो -1/2t, तो t तो था नहीं हमारे क्वेश्चन में, तो t को हटाओ, t की वैल्यू क्या थी, a² प्लस x² और प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर सिंपली हम इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आओ, यहां पर कुछ लिखे हैं डेफिनिट के, तो डेफिनिट का ये वाला तो हम आपको होमवर्क दे देते हैं, ये वाला हम करवा देते हैं। i की वैल्यू ये दे रखी है, तो इसको पहले डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, तो क्या बनेगा, x की पावर 3 है तो 3 + 1, यहां पर कहेंगे 3 + 1 आएगा सर, माइनस यहां पर 3 है ना, तो यहां पर आ जाएगा 2 + 1 और यहां पर 2 + 1, पावर एक बढ़ती चली जाएगी, इंटीग्रेशन सब में जाएगा, +2 आएगा यहां पर, और यहां पर होगा x का मतलब x की पावर 1, तो 1 + 1 1 + 1 बनेगा, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आएगा। लिमिट कहां से कहां, 0 से लगा करके 3 तक लगी हुई है। कहेंगे सर पहले इसको सॉल्व कर लें फिर लिमिट रखेंगे, तो ये बन जाएगा x⁴ माइनस, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x का सिंपल सा क्यूब बनेगा, प्लस यहां देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर x² बनेगा, ये आएगा हमारे पास 0 से लगा करके 3। हमने लिमिट वाले क्वेश्चन में कैसे बताया है, जो भी डिब्बे में लिखा उसको 2 बार चिपका दो, ऐसे जैसे लिखा है। तो कहेंगे सर इसको 2 बार लिखना है, तो x की पावर 4 को 3 के टर्म में लिखें, तो 3 की पावर 4 होगा, डिवाइडेड बाई में 4 होगा, माइनस 3 की पावर क्या होगा, 3 होगा, डिवाइडेड बाई में कुछ नहीं है, और प्लस में क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कहेंगे सर यहाँ सब जगह पर हमने 3 रख दिया, फिर माइनस लगाओ, सेम यही बात 0 के लिए करो तो 0 रख दो सब में, तो कहेंगे 0 का हो जाएगा होल पावर 4/4, और माइनस देखते रहना इधर, x⁴ बनेगा तो 0 की पावर 3 बन जाएगा, प्लस यहाँ 0 का स्क्वायर बन जाएगा। तो सिंपली ये राइट साइड में 0 लिखा है, इधर लेफ्ट हैंड साइड को देखो क्या आएगा, तो कितना आएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 81, 81 डिवाइडेड बाई में 4 बनेगा, -9 बनेगा, और प्लस का ये क्या बनेगा, 9 बनेगा, और माइनस का सारा 0 बन जाएगा। तो देखो ये इससे तो कैंसिल हो गया, फटाफट बात खत्म हो गई। यहां पर 3 नहीं कैंसिल कहां हो गई, गड़बड़ लिखा है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 माइनस ये बन जाएगा 9, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी, 81/4, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 8, 9 8 17, तो ये बन जाएगा माइनस का 18, तो ये आएगा 81 माइनस 72, और ये बनेगा 4, तो 8 1 9 9/4, ये आंसर हमारे पास निकल आएगा। तो सिंपल है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यहां पर क्या है, क्वेश्चन लिया गया है फिजिक्स का, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को उठाया है, उसमें करंट वर्सेस टाइम का एक हमें ग्राफ दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि 0 से 8 सेकंड के बीच में कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, दैट मींस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ये वैल्यू कितनी होगी। तो इसको निकालने का तरीका तो सिंपल है कि अगर हम यहां से आपसे पूछे कि सर फार्मूला बताइए Q = क्या होता है, तो बोलेंगे IT होता है। फिजिक्स के ऐसे कॉन्सेप्ट हम आज बताने जा रहे हैं आपको कि जो ओवरऑल जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे हमेशा ये काम करेंगे, इवन मैथ में भी काम करेंगे। क्या है वो, सबसे पहले अगर बात करें कि मान लो हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, एक फिजिकल क्वांटिटी A दे रखी है जो B × C लिखी गई है, कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर। अगर यहां पर एक क्वांटिटी दे रखी है A, वो लिखी गई है B डिवाइडेड बाई में C, कहेंगे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है और यहां पर एक ग्राफ दे रखा है B और C के बीच में, यहां पर क्या है, यहां पर B और C के बीच में ग्राफ दे रखा है, ऐसा दिया गया है। तो पहला पॉइंट ये आपको, दूसरा पॉइंट ये आपको हमेशा के लिए नोट करके रख लेना है कि अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में दे रखी है, वो तीसरी के बराबर है और उन दोनों का ग्राफ दिया गया है, तो मान लो ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया, ऐसा कोई ग्राफ है, तो अगर हमें यहां पर A की वैल्यू निकालनी हो इस लिमिट तक, यहां तक हमें निकालनी वैल्यू, तो सिंपल सा इसका हमें एरिया ले लेना है। क्या करना है, इसका एरिया ले लेना है। एरिया निकाल सकते हैं, सिंपल निकाल सकते हैं। यहां पर B और C लिखे गए हैं,
दोनों डिवाइड में है। जब कोई दो फिजिकल क्वांटिटी रेशियो में लिखी गई हो और वो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी के बराबर हो और इनके बीच में कोई ग्राफ दे रखा हो, सपोज ऐसा कोई ग्राफ हो, या मान लो कोई ऐसा ग्राफ दिया गया हो, ऐसा बन नहीं रहा, मान लो कोई ऐसा ग्राफ दिया गया, कहा गया इस पॉइंट पर वैल्यू बताओ ए की, तो क्या करना, कुछ खास नहीं, यहां पर आपको जाकर के एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद यहां पर आपको सिंपली क्या करना है, उसका स्लोप निकाल लेना है। तो यहां पर स्लोप ही किसके बराबर होगा, ए के, यहां एरिया किसके बराबर होगा, वो ए के बराबर आएगा। ये फिजिक्स की वो बात है जो टाइम निकल जाता है पूरा लेकिन समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो सिंपल है, आप बताएंगे Q इज इक्वल टू आई टी लिखा, मतलब आई और टी के बीच में यहां ग्राफ दे रखा, हमें क्यों चाहिए, तो कहेंगे सर इसका एरिया निकाल लो। एरिया निकालने में क्या दिक्कत है, निकालो एरिया। कहेंगे एरिया क्या आएगा, तो यहां पर चार्ज की बात करें Q इज इक्वल टू, सबसे पहले यहां पर देखेंगे आप एक ट्रायंगल बन रहा है, ये छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, फिर यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उसके बाद यहां पर भी देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो उसको हम ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल अलग अलग में बांट लेते हैं। ठीक, तो आओ सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात करते हैं। तो कहेंगे ट्रायंगल का एरिया होता हाफ ऑफ बेस, बेस यहां से यहां, तो 0 से 2 मतलब 2 इंटू हाइट, हाइट मतलब यहां से यहां, तो वो हो जाएगी 5 प्लस, पहले इस कंप्लीट का निकाल लो, इस कंप्लीट का निकाल लो यहां से यहां, ऊपर वाले का बाद में निकाल लेंगे। तो कंप्लीट का निकालेंगे, कहेंगे 2 से 8 मतलब ये हो गया 6, और इसकी हाइट कितनी दे रखी, 5 हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस ये जो ऊपर रह गया इसको निकालें, ये वाला पोर्शन, तो इसमें कहेंगे सर 1/2 बेस होगा, बेस कितना 6 और 8 तो 2 आएगा बेस, और हाइट कितनी इसकी, तो 5 से 15 तो ये आ गया 10, सिंपल है ना, तो 10 आ गया, 15 माइनस 5 तो 10 बचा, कितना बना ये, तो यहां बन गया 5, ये 30 बन गया, प्लस 2 से 2 काट दिया 10 बन गया, ये कितना आ गया 45 कूलम चार्ज आया, 45 कूलम चार्ज आया। ठीक है, कितना होगा 30 से 40 पास 45, ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया सब अच्छा है। लेकिन इसको तो हम देख के निकाल सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा ग्राफ हो जिसमें ये क्वाड्रिलेटरल मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर या ट्रायंगल ना दिखे, कोई बेकार सा कर्व दे रखा हो तो उसको इंटीग्रेशन से निकालते हैं यहां पर एरिया। तो एरिया दोबारा आओ देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर जिनके एरिया निकालने हैं आपको उनकी इक्वेशन आनी चाहिए। कहेंगे सर इतनी आसानी से निकाल लेते तो इक्वेशन का क्या काम, इक्वेशन आपको खुद दी जाएगी, यहां पर नहीं दी गई तो हम निकाल के बताते हैं क्या होगा। यहां पर पॉइंट ओरिजिन 0,0 होगा, इस पॉइंट की बात करो, तो कहेंगे सर इस पॉइंट की बात करना है, तो ये पॉइंट कितना होगा, x की वैल्यू 2 हो गई तो 2 हो गया, y की वैल्यू 5 तो 2,5 हो गया। तो इसकी इक्वेशन कितनी आएगी बताओ, तो कहेंगे सर 2 लाइन से पास होने वाली इक्वेशन हमें पता है, 2 अलग अलग पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन पता है, वो क्या होती है, y माइनस y1, तो y1 कितना 0,0 है, y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई में 2 माइनस 0, और यहां पर बन जाएगा x माइनस कितना 0। कहेंगे सर ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, यहां पर 0,0 है ना, यहां 0,0 है, तो हमने इस लाइन की इक्वेशन निकाली, ये इक्वेशन आ गई, याद होगा, नहीं याद है तो आपकी गलती है, पता करना चाहिए। y इज इक्वल टू देखो यहां बनेगा 5/2 इंटू में क्या बन जाएगा, सिंपली x बनेगा, तो कहेंगे ठीक है बढ़िया। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम दे देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी आए। O यहां पर ये A है, ठीक है, इसको B नाम दे देते हैं, इसको C नाम दे देते हैं, सिंपल सा है। तो आओ सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB CDE। तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सा बन गया, तो कहेंगे सर ट्रायंगल बन गया है OAC, OAC। इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया सिंपल सा होगा इंटीग्रेशन, कौन सा फंक्शन, इस फंक्शन का, इस फंक्शन का मतलब 5/2 इंटू में x का, और यहां पर dx लिख देंगे, वो फंक्शन लिखेंगे इंटू dx लिख देंगे, यहां लिख देते हैं y dx। कहां से कहां तक, तो ये कहां से कहां तक, x की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, तो 0 से लगा करके 2 तक लगेगी, ये हो जाएगा उस ट्रायंगल का एरिया। तो कहेंगे सर ठीक है 0 से लगा करके 2, ठीक है, y निकालो, तो y कितना है देखो 5/2x दिया गया, तो 5/2x dx हो गया, 5/2 तो बाहर चला गया, x का हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई में 2, याद हो तो अभी ये भी किया, तो यहां से 0 से लगा करके 2 तक बात करनी है, तो सिंपली ये कितना निकल के आएगा, कहेंगे सर 5/2 आएगा, और यहां पर x² को 2 बार लिख दो, तो x² डिवाइडेड बाई में 2 माइनस
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 लिखा जाएगा। पहले की जगह अपर लिमिट, दूसरे की जगह लोअर लिमिट रख दो तो कितना हुआ 5/2 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर होगा 4 का आधा तो बन जाएगा 2 माइनस यहां पर 0 बन गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आया देखो 5 आया कि नहीं आया। और यहां पर जो एरिया निकाला था देखो वो भी कितना था 5 ही तो था, 2 से 2 कैंसिल होगा 5 था। ठीक है, कहेंगे सर ठीक है इसका एरिया तो निकाल लिया बड़ी आसानी से, लेकिन अगर हम उसे उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने जाएं तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूरा निकालेंगे एक साथ, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें निकालना है। तो कहेंगे सर इसमें y की वैल्यू क्या है, तो कहेंगे ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू में 5, तो y इज इक्वल टू 5 लाइन है तो हम इसको लिख लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन y dx कहां से कहां तक, तो बताओ शुरू हो रहा 2 से खत्म हो रहा है 8 पर, तो 2 से लगा करके 8 तक जाएगा, तो कहेंगे 2 से 8 तक। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, तो हम कहेंगे 5 है और यहां पर dx है, तो कहेंगे 5 को आगे ले आओ, dx का हो जाएगा x और इस पर लिमिट कहां से कहां लगेगी 2 से लगा करके 8 तक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां 5 हो गया, x को 2 बार लिखो तो x और दूसरा वाला x और दोनों के बीच में माइनस साइन, पहले वाले में अपर लिमिट नीचे वाले में लोअर लिमिट, तो कितना आया 5 और 8 माइनस 2 कितना होगा 4 6, तो 6 पंचे 30, देखो 30 ही तो आया। इधर जो लिखा था वो भी देखो 30 था, सिंपल सा देखो 30 लिखा गया है, सेम सेम जा रहे हैं ना। उसके बाद क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, इस वाले का इसका एरिया निकालना है। तो कहेंगे सर इसका एरिया तो निकाल लेते लेकिन हमें इस लाइन की इक्वेशन नहीं पता, तो हम कहेंगे पॉइंट तो पता है, कहेंगे पॉइंट क्या है, बी के पॉइंट क्या होंगे, वैसे बी में x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे 5 है। इस वाले की बात करें तो कहेंगे ये 8 दिया गया है और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ये 15 दे रखी है, 15 दे रखी है। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखवाओ, कहेंगे सर लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1, y1 कितना हमारे पास 5 है, y2 तो हो जाएगा 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई में 8 माइनस 6 और x माइनस 6 आया, तो y माइनस 5 तो ठीक है, इज इक्वल टू में बात करो तो ऊपर बन जाएगा 10, नीचे कितना बन जाएगा 2 बनेगा, x माइनस 6 बनेगा, तो 5 हो गया ना, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू में 5x माइनस 5 6 30 हो जाएगा, इस 5 को उधर भेज दो तो y बराबर में आएगा 5x माइनस, तो ये बन जाएगा 25, तो y की इक्वेशन आ गई। तो कहेंगे चलो इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया निकालेंगे कितना आएगा, उस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया जो ऊपर बना है, कहेंगे ये आएगा y dx और y की लिमिट कहां से कहां है, तो कहेंगे x की लिमिट, तो कहेंगे 6 से 8, यहां 6 यहां 8 है, तो 6 से 8 होगा। ठीक, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 6 से 8 हो गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो y कितना आएगा आपके पास, देखो 5x माइनस 25 और यहां पर होगा 6 से 8 dx, कहेंगे चलो बढ़िया, 5 है, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 25 है तो 25 का हो जाएगा 25x, कितना आ जाएगा वैसे 6 से 8 कितना होगा ये, तो इसमें वैल्यू 8 रखो तो 5 8 8 64, तो 64 डिवाइडेड बाई में 2 आएगा माइनस 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, माइनस 6 रखोगे तो 5 6 6 36 डिवाइडेड बाई में 2 होगा, माइनस यहां पर 25 छक्का 150 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू देखें तो कितनी आएगी, 32 बनेगा ना, कहेंगे हाँ सर 32 बनेगा, 32 का 5 गुना करो, तो 5 गुना करना सिखाया ना, 32 का 5 गुना करो, 5 दिया 15 150, 5 दूनी 10 160 आया, 160 माइनस 200 कितना हुआ, माइनस का 40 हुआ, तो ये माइनस 40 आ गया, माइनस इधर वाले के बारे में बात करो तो इधर आएगा 18 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 बनेगा ना, इसको थोड़ा छोटा कर लो, 18 पंचे 90 बन जाएगा, 90 तो बन जाएगा 10, तो माइनस का ये 60 बनेगा, तो यहां से कितना आया, तो कहेंगे सर ये आ गया है प्लस 60 माइनस 40, तो ये आ गया 20, ये 20 आया। अब कहेंगे सर ये बताओ ये तो गलत हो गया, यहां पर 5 आया है, ठीक है, यहां पर 30 आया है और यहां 20 आया है, तो 30 20 50 5 55 आ गया, ये फालतू कैसे आया, बिल्कुल फालतू इसलिए आया क्योंकि जब आपने ये लिमिट लगाई है ना, ये लाइन की इक्वेशन आपने लिखी पहले, ये इक्वेशन आई, उसके बाद जब आपने यहां से लगा करके यहां तक लिमिट लगाई ना, तो एरिया दरअसल ये आ गया पूरा,
x के साथ जो घिरा एरिया था ना वो पूरा का पूरा एरिया आ गया, ये पूरा एरिया आ गया। इसका मतलब क्या है, पूरा एरिया तो हमारे पास 20 है, नीचे जो डिब्बा है उसका एरिया बताओ कितना होगा। तो कहेंगे सर नीचे जो डिब्बा बना उसका एरिया लिखने में क्या दिक्कत है, लिख दो। विड्थ 2 हो गई और हाइट कितनी 5 हो गई, तो 10 है ये। तो 10 इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो 10 ये हो गया, 30 ये हो गया, 50 हो गया, 40 हो गया, 40 प्लस 5 हो गया 45। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन से जब हमने निकाला तो इंटीग्रेशन से निकालने के टाइम इसका एरिया आया 5, ठीक है। इसका एरिया कितना आया, तो इसका एरिया इधर लिखा गया है, देखो ये आ गया 30। यहां पर अगर देखें तो इस ऊपर वाले का एरिया कितना आएगा 10, और ये नीचे जो लिखा गया है इसका एरिया आएगा 10। इसीलिए इन दोनों को मिला करके जो एरिया आया है वो 20 निकल के आया है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। जब कोई ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए, कोई ग्राफ ऐसा हो या कोई ग्राफ ऐसे चल रहा हो, इन सब में अगर हमें निकालना पड़े तो वहां पर एक रेगुलर पॉलीगन हमें नहीं दिखेंगे, फिर हमें इसी तरह जाना होगा, वहां पर इक्वेशन दी जाएगी। तो इक्वेशन दी जाएगी तो इस तरह से आप एरिया निकालेंगे। तो ये था डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज एरिया अंडर कर्व, एरिया निकालने के लिए। इस तरह से हम डिफरेंट केसेस के अंदर इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं। ये था बेसिक इंटीग्रेशन जो आपको आना चाहिए। यहां पर हम लोगों ने छोटे छोटे फार्मूलों के बारे में बात किया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया, यहां पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे ये भी बात की हम लोगों ने। यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट सीखा, क्वेश्चंस किए। यहां पर ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखे जो बोर्ड पर लिखे वो आपको याद रखने हैं। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। मैथ में आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिजिक्स में लगाने के लिए जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सफिशिएंट है। ड्यूरिंग लेक्चर्स जब भी बातें की जाएंगी यहां से रिलेटेड ही बातें की जाएंगी, तो आपको इन फार्मूलों को याद रखना है। अगर आप मैथ ले रहे हैं तो क्लास 12th में आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा, उतना हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट ईयर की फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें इंटीग्रेशन तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए आपको बेसिक फार्मूले तो पता होंगे, ठीक। और पता करना है, आप इनको नोट करें, नोट्स बनाएं, बार बार रिवाइज करें, अपनी बुक जो भी है आपके पास उस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहां पर इंटीग्रेशन को हमने कवर किया। नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर में हम लोग इन सब के ऊपर जो भी अब तक हमने पढ़ा इन सब के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसमें स्टार्टिंग में हम लोग कैलकुलेशन का पोर्शन लेंगे, बाइनोमियल थ्योरम होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, साथ में टेक्नोमेट्री, बेसिक टेक्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन होंगे, साथ में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिफरेंशिएशन का, ग्राफ्स का डिफरेंस करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात करेंगे, और इंटीग्रेशन जो आज टॉपिक पढ़ा इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अब तक जो क्लास हुई है उनको आप रिवाइज करें, उनके फार्मूले याद करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के साथ। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।